जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट वीआईपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो 21 तारीख का शिफ्ट 1 हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से संबोधित थी? तो ये थी लाल बाल पाल से संबोधित थी। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बारे में। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की तिगड़ी स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रभावशाली नेताओं के रूप में उभरी, जो 1905 में बंगाल के विभाजन से शुरू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को देख लेते हैं। 2014 में सरकार ने NJAAC नामक एक नया आयोग बनाने की कोशिश की थी, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को संवैधानिक घोषित कर दिया। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह एक प्रस्तावित संस्था थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता होती है? तो अम्लीय मिट्टी में अम्लीय विशेषता होती है जिसका pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय मिट्टी के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, देख लेते हैं उदाहरण। जैसे होता है लेटराइट मिट्टी होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? यह मिट्टी अम्लीय और खुरदुरी होती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे पीट मिट्टी को देख लेते हैं, यह अत्यधिक अम्लीय और फिसलन भरी होती है, लेकिन इसमें जल निकासी और वायु संचार अच्छा होता है। और देख लेना लाल और पीली मिट्टी। यह मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है और इसका लाल रंग इसमें मौजूद लोहे के कारण होता है। अम्लीय सल्फेट मिट्टी का कारण होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के मुख्य रूप से गेहूं और चावल जैसी फसलों की वृद्धि हुई थी, जिसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों HYV का उपयोग किया गया था। साथ ही उन्नत सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह अधिकार मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एम.टी. वासुदेव नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके मलयालम साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है। भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और यात्रा दस्तावेजों को आधुनिक बनाना है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जिसमें RFID चिप लगी होती है जो पासपोर्ट धारक को व्यक्तिगत जानकारी देती है। और आगे पूछा, यह और बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करती है, जिससे न केवल पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ती है बल्कि वो आम जन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, असम पुलिस पर लगे 171 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश किसे दिया गया है। तो मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका अब मानवाधिकार आयोग करेगा। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच राज्य में हुए पुलिस एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का उदय किस शताब्दी में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नागरिकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादी कट्टरता व शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवसादी शैलों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है। अवसादी शैलों से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से दबाव पड़ता है, जिससे तलछटी चट्टानें मुड़ जाती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को देख लेते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट टकराने से बना हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। अल्पाइन पर्वत देख लेते हैं। यूरोप में अल्पाइन पर्वत श्रृंखला भी अवसादी चट्टानों से बनी है और वलित पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो कर्नाटक राज्य से है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। नाट्य रूप से यह सर्वोत्तम नाटकीय प्रस्तुत शास्त्रीय संगीत नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य मिश्रण बनकर प्रकट होता है। बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया था। बुरहान उल मुल्क के तहत अवध राज्य की स्थापना 1722 में हुई थी, जब शहादत खान बुरहान उल मुल्क को मुगल बादशाह ने अवध के सूबेदार नियुक्त किया था। उन्होंने मुगल नियंत्रण से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर स्वयं स्वायत्त राज्य की नींव रखी थी। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है,
नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मंगोलिया के उलानबाटर में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक चला था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो यह 2005 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से था ये क्वेश्चन। अगर ये है घटा हुआ है। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में Alt+ टैब दबाता हूँ तो यह क्या होगा। तो Alt+ टैब एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पुराने संस्करणों और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट Alt+ टैब प्रेस और पकड़ या तो कीबोर्ड पर Alt कुंजी कीबोर्ड का उपयोग करने और जब तक पकड़ के लिए जारी रखने किसी भी हाथ से टैब कुंजी दबाएं। केरल में फूली हुई बौछार या ब्लासर सावर, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है। केरल में फूली हुई बौछार या ब्लासमर सावर किस खेती से संबंधित है। तो देख लेते हैं किस खेती से संबंधित है। केरल में फूली हुई बौछार ब्लासर काफ़ी खेती से संबंधित है। यह एक प्रकार की प्री मानसून वर्षा है जो केरल और कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है, इसलिए इसे ब्लासर सावर कहा जाता है। प्रोटीन में क्या नहीं होता है। प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व होते हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस सामान्य प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता है। तो प्रोटीन की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक से बने होते हैं। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस व सल्फर भी पाए जाते हैं। और प्रोटीन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्टर देख लेते हैं। प्रोटीन की संरचना इकाई एमिनो अम्ल है। ज्ञात 20 एमिनो अम्ल सभी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल बहुलक हैं। विभिन्न एमिनो अम्ल पेप्टाइड अम्ल द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का क्रम प्रोटीन विशेष का निर्माण करता है। यह एक या दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन की द्वितीय संरचना का निर्माण करती है। जटिल प्रोटीन में द्वितीयक संरचना फिर से मुड़कर व कुंडली होकर एक त्रियामी संरचना बनाती है, जिससे तृतीय संरचना कहते हैं। यह तृतीय संरचना ही एंजाइम की क्रियाशीलता व विशिष्टता के लिए उत्तरदायी होती है। तृतीय संरचना से चतुष्क संरचना बनती है। प्रोटीन के प्रकार को देख लेते हैं। प्रोटीन को उनकी संरचना के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। जैसे कि पहला सरल प्रोटीन, इनके निर्माण में केवल एमिनो अम्ल ही भाग लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है ग्लोबुलर प्रोटीन अणु छोटे तथा जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण अंडे, एल्बुमिन, सोरम एल्बुमिन व अधिकांश एंजाइम। फाइब्रस प्रोटीन,
इनके अणु लंबे व जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण त्वचा व बालों के केराटिन, कोलेजन, फाइब्रिनोजन, मायोसिन प्रोटीन आदि। संयुक्त प्रोटीन दूसरा है, इन प्रोटीन में सरल प्रोटीन के साथ ओपोटीन जुटा रहता है। जियोगोर्सेटिक समार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था। 2025 में राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉल पुरस्कार से मोहम्मद सलाह को सम्मानित किया गया था। 2025 में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह को पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में चुना। यह पुरस्कार उन्हें 2024-25 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया था। चीता स्काई रिपोर्ट स्पोर्ट के अनुसार यह पुरस्कार उन्हें तीसरी बार दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता दर में विभिन्नता के कारण हैं। तो देख लेते हैं, भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता दर में विभिन्नता के कई कारण हैं, जिनमें ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण शामिल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो MS वर्ड में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए आप फोल्डर्स का उपयोग कर सकते हैं, फाइलों को नाम दे सकते हैं और उन्हें एक विशिष्ट क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं। जिसके अतिरिक्त आप एक मास्टर दस्तावेज बना सकते हैं जो कई उप दस्तावेज को एक साथ लाता है, जिससे बड़े दस्तावेज को व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेव गोविंद रानडे मुख्य रूप से किससे संबंधित थे। प्रार्थना समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद रानडे मुख्य रूप से प्रार्थना समाज से जुड़े हैं। उन्होंने 1870 में प्रार्थना समाज में शामिल होकर सामाजिक सुधार में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रार्थना समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो 1867 में बम्बई में स्थापित किया गया था। रानडे इस आंदोलन में एक बौद्धिक नेता के रूप में जाने जाते हैं थे। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना का अधिकार RTI किस पर लागू होता है। तो सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 में भारत के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें सभी सरकारी निकायों में शामिल है जो संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित हैं। इसके अलावा RTI उन गैर सरकारी संगठनों पर भी लागू होता है जिनका स्वामित्व या पर्याप्त रूप से वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि DIGIPIN से संबंधित है। डाक से सेवा संबंधित DIGPIN या डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर भारतीय डाक द्वारा विकसित प्रणाली है जो भारत को 4 मीटर और 4 मीटर ग्रिड में विभाजित करती है और प्रत्येक ग्रिड को एक अद्वितीय 10 अक्षर का अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान करती है। यह अक्षांश और देशांतर निर्देश पर आधारित है और पारंपरिक 6 अंकीय पिन कोड से आधारित सटीक पता प्रदान करता है। यह इसका उद्देश्य होता है पूरे भारत में सटीक स्थान पर आधारित पते पर प्रदान करना तथा जिससे डिलीवरी सेवा पहुंच और नेविगेशन में सुधार हो सके।
दोस्तों इतने ही आज क्वेश्चन मिल पाए हैं। जो आप लोग भेजते हैं वही क्वेश्चन करवाते हैं उसी तरह के। तो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे उतने भेजेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली शिफ्ट में, जब तक ले जय हिंद।